मुगल शासक स्वयं को सबसे अच्छा बतलाते थे। शायद शायद इसीलिए वो दरबारियों से किताब खाने में किताब लिखवाते थे। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ, और आज हम एक खास टॉपिक लाए हैं मध्यकालीन भारत का, मेडिवल इंडिया का, मुगल पीरियड और मुगल्स में भी शासक और इतिवृत्त, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। दोस्तों, किंग, राजा, सम्राट, शासक, शहंशाह, सुल्तान, आप सब वाकिफ हैं। इतिवृत्त, क्रॉनिकल्स, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, हाउ इट अकर्ड, व्हेन इट अकर्ड, ये सारा हम आज इसकी अलग अलग परत खोलेंगे। सबसे पहले हम मंगोल की बात करते हैं, तैमूर की बात करते हैं। फादर की तरफ से तैमूर वंश का अपने आप को बताते हैं मुगल, और मदर की तरफ से चंगेज खान का अपने आप को बताते हैं मुगल। मुगल जो मंगोल से शब्द निकला, और यूरोपियन हिस्टोरियंस ने 17th, 18th, 19th सेंचुरी में इसको जमकर यूज किया। मुगल जो है, मुगल भारत में 1526 में आते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को फरगाना से उज्बेकों ने निकाल दिया था। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से भगा दिया था, और ये अपने यहाँ पे एक बेस तलाश करने के लिए, कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए, कुछ मिलिट्री पावर इकट्ठा करने के लिए इंडिया की तरफ आते हैं। और 1526 जो बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी को यह हराते हैं। 1526 से 1530 बाबर का यहाँ पे रेन रहता है। बाबर एक्सपायर होते हैं, उसके बाद उनका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। मतलब 1526 से 1707, लगभग 200 साल इनका रेन, इनका शासन भारत में रहता है, नॉर्थ इंडिया इन पर्टिकुलर, और दिल्ली, लाहौर हम बात करें, ये एरिया विशेष तौर पर। दो जो इनके शासक हैं, अकबर और औरंगजेब, वो लगभग 50 साल राज करते हैं। 50-50 मतलब लगभग 100 साल वो दो इनके अंडर रहता है। और इस बीच में ये खूब एक्सपेंशन करते हैं। इनकी धार्मिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ, इनका ओवरऑल सिस्टम और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं 1526 ऑनवर्ड्स की। दरबार का जो इतिहास था, इसमें फारसी लैंग्वेज को इन्होंने फोकस किया, और फारसी के बाद लेटर ऑन हिंदी, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, हिंदवी, हिंदुस्तान हिंदी, ये थी। फारसी और हिंदी बनी, मिक्स हुई, तो एक नई लैंग्वेज आई, उर्दू। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े किताब खाने। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि भी शासक इतिवृत्त की रचना क्यों करवाते थे, क्या जरूरत पड़ी थी? बट नेचुरल है दोस्तों कि जो शासक थे वो अपने अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में, अपनी पॉलिसीज के बारे में, अपनी सारी नीतियों के बारे में बखान करना चाहते थे, और आने वाली जनरेशन्स को किस तरह से वो शासन पे पकड़ रखते थे, उस चीज़ की जानकारी देना चाहते थे। अब इसमें एक पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत ही थिन कर्टेन लाइन होती है कि जो शासक का इतिहास है, ये दरबारी इतिहास है। इसको हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते, बिकॉज ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया इतिहास है। दरबारी इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा होता है, उसको साइंटिफिक तरीके से, जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, वो उसको वो दर्जा नहीं देती, और वो देना भी नहीं चाहिए। बिकॉज जब राजा आपके सामने बैठा है और राजा के बिहाफ पे आप एक वैतनिक आधार पे इतिहास लिखते हैं, तो यू कैन नॉट बी टोटली न्यूट्रल, यू विल हैव टू बी बायस्ड। और वो लोग बायस थे कुछ हद तक। हाँ, उसमें वहाँ के उस समाज की बहुत सारी चीज़ों का हमें पता लगता है, ट्रेडिशंस का, कस्टम्स का, कल्चर का, बट एज अ होल वी कैन नॉट क्लेम इट एज अ प्योर हिस्ट्री। सो दिस वी विल हैव टू टेक केयर। देन किताब खाना जो था इनका, एक स्पेशल किताब खाना था जहाँ पे किताबों को लिखा जाता था। इसमें बहुत सारे कर्मचारी होते थे। इट वॉज शॉर्ट ऑफ फैक्ट्री, जिसमें कुछ लोग जिल्द का काम करते थे, कवर का काम करते थे। जिल्द, एक कवर मीनिंग होता है, और एक जिल्द होता है पार्ट। तो बुक के अलग अलग पार्ट थे, जो कुछ लोग डेकोरेशन पे काम करते थे, कुछ लोग पेंटिंग पे काम करते, कुछ लोग लिटरेचर पे काम करते, कुछ लोग लिखने का काम करते, कुछ लोग साज सज्जा का काम करते। मतलब मैनी पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन बुक राइटिंग। और उस किताब खाने के अंदर, जैसे अकबर को माना जाता है कि उसकी जो नस्तलिक शैली थी वो उसकी फेवरेट शैली थी, और उसने उसको जरीन कलम, सोने की
कलम बोला है। दैट मीन्स कि हर राजा, हर शासक मुगल काल का अलग अलग अपने अपने तरीके से अलग अलग लोगों को उसमें आश्रय देते थे और उनकी तारीफ करते थे और उनको सिस्टम को आगे लेके जाते थे। सबसे बड़ा जो लिटरेचर का सोर्स है मुगल टाइम में, दैट इज कॉल्ड एज अकबरनामा। अबुल फजल ने जिसे लिखा, जो फारसी के ज्ञाता थे और अकबर के बहुत क्लोज माने जाते हैं। 13 साल उनको लगे, 1589 से लिखना शुरू किया और आखिर में जाके दारा शिको और उसके साथ एक षड्यंत्र के तहत उसको अबुल फजल को मारा जाता है। लेकिन उससे पहले अकबरनामा की रचना होती है और अकबरनामा 3 जिल्द में 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहले जो 2 पार्ट हैं दे आर रिलेटेड टू द हिस्ट्री आदम से लेके अकबर तक का जो 30 वर्षों का टाइम उसमें और इतिहास है। तीसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड आईने अकबरी, जो अकबर की पॉलिसीज के बारे में है। अकबरनामा 3 जिल्द, 2 हिस्ट्री के पार्ट, तीसरा मैंने कहा आईने अकबरी। और इसके बाद 1784 में जब विलियम जोन्स आते हैं और एशियाटिक सोसाइटी की कलकत्ता में स्थापना करते हैं, तो जो भारत का इतिहास और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है उसमें अकबरनामा एक मेजर सोर्स है। वो उसको उठाते हैं, उसका ट्रांसलेशन कराते हैं। हालांकि अकबरनामा का, आईने अकबरी का पर्टिकुलरली अभी तक भी 100% इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अब आप देखेंगे कि अकबरनामा में अबुल फजल अकबर को किस तरीके से हाईलाइट करते हैं। वो एक आदर्श राजा के रूप में अकबर को दिखाते हैं। दोस्तों, एक दैवीय प्रकाश की बात होती है कि देवताओं का जैसे प्रकाश होता है, इस प्रकार से इस राजा का आशीर्वाद रहा है। उसके साथ साथ अकबर की पॉलिसीज जैसे सुलह कुल को उसमें हाईलाइट किया जाता है कि किस तरह से 1563 में तीर्थ यात्रा कर वो हटाया और 1564 में जजिया कर हटाया। जजिया टैक्स आप सबको पता होगा, ऐसा टैक्स जो नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स को देना पड़ता था, तो वो हटाया गया। इस तरीके से ये दिखाया गया है कि अकबर जो है किस तरीके से एक महान राजा था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा अकबर द ग्रेट, अकबर महान, अशोका द ग्रेट। तो ऐसी कोशिश की गई है इस इतिहासकार के द्वारा ये दर्शाने की, ये दिखाने की, ये बताने की, ये जतलाने की कि अकबर बहुत महान था। ये अलग विश्लेषण का विषय है, वो किस तरीके से महान थे, किस तरीके से नहीं थे, वो सारा। फिर बात आती है दोस्तों अकबरनामा में जो चीज़ हाईलाइट होती है, जो इतिवृत्तों में हाईलाइट होती है, चाहे वो बाबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा या गुलबदन बेगम ने जो अपना क्रेडिट दिया, या अबुल फजल ने, अहमद लाहौरी ने, या और सारे लोगों ने जो दिया, उन सब में जो निकल के आती है कि राजधानी नगर। दोस्तों, मुगलों के टाइम पे राजधानियाँ बदलती रही और राजधानी जो आज भी आप दुनिया की किसी भी कैपिटल सिटी को देखेंगे, यू विल फाइंड दिस a citadel of power, political power, economic power, social power, or overall power of the country, rests in a capital. So जो लाहौर जो राजधानी बनाई इन्होंने, फिर दिल्ली बनाई, शाहजहानाबाद जो दिल्ली का पार्ट है जहाँ पे आज लाल किला है, देन फतेहपुर सीकरी। तो राजधानी नगर जो है वो पावर का सिंबल होते थे। फिर दोस्तों बात आती है मुगल दरबार की। मुगल दरबार जो है उसमें अलग अलग तरीके से एक ट्रेडिशंस थी, एक सिस्टम्स थे। वो जो सिस्टम्स थे उसमें सिजदा करने का, बैठने का तरीका, उसमें अलग अलग लोगों को, मनसबदारों को अलग अलग तरीके से उनको एक स्टेटस दिया जाता था। और वो जो स्टेटस है वो उन पे डिपेंड करता था कि वो जात सवार, कितने उनकी वेतन है, कितने उनके घोड़े उनके पास हैं। और मनसबदारी सिस्टम के तहत इसमें मुगल दरबार में ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, अफगानी अलग अलग लोगों का बोलबाला था। मतलब जो किंग के साथ जो मंत्री थे, जो टॉप क्लास लोग थे, वो किस तरीके से थे, वो बादशाह के कितने नज़दीक थे। तो सिजदा और बोसी, ज़मीन को चूमना, और सिजदा जो इसको मतलब राजा को प्रणाम करते थे या शासक को प्रणाम करते थे। इसके साथ अकबर ने एक नई ट्रेडिशन चलाई झरोखा दर्शन की, जिसमें वो एक निश्चित समय पे अपनी बालकनी में झरोखे में आते थे और आम जनता को, व्यापारियों को, गरीब लोगों को, किसानों को दर्शन देते थे। इस तरीके से दोस्तों जो सिंहासन था, मुगल दरबार का जो सिंहासन था, उसको बनाने में 7 साल लगे थे कारीगरों को। कई 100 करोड़ रुपए आज की डेट में उसकी वैल्यू थी, जिसमें बहुत टॉप लेवल के रतन, हीरे, माणिक सब कुछ उसके अंदर जड़ा हुआ था। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि दीवाने आम और दीवाने खास होता था। आम लोगों के मिलने के लिए शासक का जो था वो दीवाने आम, और खास लोगों के लिए दीवाने खास होता था। इसके साथ साथ भेंट और उपहार दिए जाते थे। इसके साथ साथ आप मैं बताऊं, जैसे खर्चे की बात आई तो 1633 में दारा शिकोह की शादी होती है। उस शादी का जो खर्च है दोस्तों 32 लाख रुपए।
आज से 400 साल पहले लगभग, आज के हजारों करोड़ रुपए अगर आज तुम्हें उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो पाएंगे 32 लाख रुपए उस समय उस शादी में खर्च हुए थे। भेंट और उपहार का जबरदस्त सिस्टम था। एक मीर खान ने अपने आप को आमिल बनाने के लिए, लगाने के लिए, अपने नाम में अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए की पेशकश की थी। 1 लाख रुपया आज के टाइम में देखोगे तो ये भी कई करोड़ रुपए आज के टाइम पे होंगे दोस्तों। जैसे आजकल नंबरों की गाड़ी, व्हीकल्स की गाड़ी के लिए आप नंबर देते हैं, नंबर प्लेट के लिए कि वीआईपी नंबर, उसके लिए पैसा देते हैं। इसी तरीके से वहां पे उस समय भी ये सिस्टम था। देन हरम दोस्तों, दरबार के अंदर, राजमहल के अंदर जहां पे राजा रहता था उसके साथ ही हरम होता था। हरम इनके हिसाब से, मुगल इतिहास के हिसाब से ये उसको बहुत पवित्र स्थान मानते थे। ये एक लेडीज स्पेशल एरिना था जिसमें ख्वाजासार जो गुलाम हिजड़े होते थे वही सिक्योरिटी के लिए होते थे, सेफ्टी के लिए होते थे। इसमें इनकी जो खुद की रानियां, उपपत्नियां, पत्नियां और जीती हुई जितनी भी रानियां थी, या जो बहुत सारे अलग तरह की लेडीज जिनको ये अलग अलग क्षेत्र में जाके जीतते थे क्षेत्र को, वहां से जो कवर करते थे और लेडीज को आगाह करके लेके आते थे, उनको इसमें रखते थे। इसके साथ साथ दरबार की सारी न्यूज़ के लिए अखबारात होते थे। आज के टाइम पे भी हम इसे अखबार कहते हैं, जिसे न्यूज़पेपर कहते हैं। पूरा जो मुगल एम्पायर है वो सेंट्रल जो एम्पायर पर जो मैंने सिस्टम बताया वो इस तरीके से चलता था। ये इसी तरीके से जो केंद्र में चलता था वही प्रदेशों में चलता था। 15 सूबे अकबर के टाइम पे, दिल्ली सूबा जैसे बोला जाता है, 15 सूबे थे, 15 स्टेट थे। वहाँ पर भी यही सिस्टम था। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर सूबे की सरकार, और सूबे की सरकार सूबेदार के अंडर होती थी। इट्स अ कमीशन्ड ऑफिसर रैंक राइट नाउ इन द डिफेंस फोर्सेस, जेसीओ जिसे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बोलते हैं, उसे सूबेदार भी बोला जाता है। सूबेदार बेसिकली एक पूरे सूबे का, एक राज्य का शॉर्ट ऑफ गवर्नर होता था। सूबेदार के नीचे सरकारें होती थी, परगना, फिर नीचे गांव। इस तरह से ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर था। ऊपर केंद्र सरकार मुगलों की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें शासक और इतिवृत्त जो विषय है, इसमें जो शासक हैं वो अपने आप के लिए, अपने वंशावली के लिए, अपने पूरी डायनेस्टी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने आप को बहुत महान साबित करना चाहते थे। इसीलिए अलग अलग किताबों की रचना करवाई गई, उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट था, अलग अलग पॉलिसीज लॉन्च की गई, सो दैट एवरीबॉडी कैन कम टू नो अबाउट देयर डायनेस्टी। हालांकि ये भी मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो इन किताबों में है वो ऑथेंटिक हिस्ट्री या उसको पूरा 100% सच नहीं माना जा सकता। इनको जब हम अदर रिसोर्सेज के साथ मैच करेंगे तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और ये किताबें पढ़ने के बाद भी मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको ये जरूर कहूंगा कि अधूरी शाम के अधूरी किस्से हैं बहुत, जो पढ़कर भी समझ न आए। किताबों में ऐसे किस्से हैं बहुत, ऐसे किस्से हैं बहुत। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।